वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सेलेंस हैकअप विद द न्यू वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, पास से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अपनी सीआई की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक शुरू नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से शुरू कर लीजिए तैयारी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स विच इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एएस फिजिक्स। और अगर आप A2 से हो तो अगर आप रिवाइज करने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, सो दैट्स ऑसम, बिकॉज आपके P5 में भी एक्सपेक्टेड है ये जो चैप्टर, क्योंकि इससे कुछ प्रैक्टिकल्स बनकर आ जाते हैं। बाकी इन योर पेपर 3 ये मस्ट है कि अक्सर व बेशतर इतना आता है, ठीक है। यू सॉल्व पास से क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आपको स्ट्रेन स्ट्रेस से क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। बाकी फॉर पेपर 2 पेपर 1 फोकस अहेड एंड स्टार्टिंग द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहली बात समझने की ज़रूरत है कि डिफॉर्मेशन होती क्या है। डिफॉर्मेशन इज़ कॉज्ड बाय अ फोर्स, यानी एक ऐसी डिफॉर्मेशन है जो कि फोर्स से कॉज होती है। अगर हम कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसी चीज़ पे तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। सच एज द टेंसाइल फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड आउट एंड इंक्रीज इन लेंथ एक्सटेंशन। जब हम फोर्स लगाते हैं यानी टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, जो कि आप अपने बी के डायग्राम में देख सकते हो। इन डायग्राम बी यू विल फाइंड द टेंसाइल फोर्स, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेच हो रहा है यानी एक्सपेंड कर रहा है या एक्सटेंड हो रहा है, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। सो इन द कंप्रेसिव फोर्स, अगर कंप्रेसिव फोर्स की बात करेंगे इन डायग्राम ए, यू कैन सी कि कंप्रेसिव फोर्स का क्या मतलब है। एक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, ऑब्जेक्ट स्क्वैश्ड एंड डिक्रीज इन लेंथ विच वी कॉल एज कंप्रेशन, ठीक है। यानी कि ये कंप्रेस करती है ऑब्जेक्ट को, और ड्यू टू द कंप्रेशन ऑब्जेक्ट स्क्वैश होता है और इसका लेंथ डिक्रीज होती है, यानी इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्रेस हो जाता है। वाइल इन पार्ट सी यू कैन सी द शेयर, लाइक उसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ना एक्सटेंड कर रहा है और ना ही कंप्रेस कर रहा है। इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर की बात करते चलेंगे तो सबसे पहली बात कि प्लास्टिक चीज़ होती क्या है। इट इज़ नॉट अ मटेरियल बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी। जैसे कि इलास्टिक और इन इलास्टिक की आपने बात की, जब कोई ऑब्जेक्ट आप वॉल पर हिट करो, फॉर सपोज आपने कोई बॉल उठाई और बॉल को आपने दीवार पे मारा, तो उसका शेप चेंज हुआ फॉर सम टाइम और वो डीफॉर्म हुआ, लेकिन वो वापस बॉल अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। तो अब हमें बात समझने की ये ज़रूरत है, अगर हम इलास्टिक की बात कर रहे हैं तो यानी ऑब्जेक्ट ने अपनी शेप वापस गेन कर ली, यानी वो डिफॉर्म हुआ, उससे अपनी शेप कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए चेंज की, लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ में आ गई, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक। जहाँ वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आई और परमानेंटली चेंज हो गई, परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक। लेकिन अगर हमने एक बॉल को दीवार पर मारा और वो वापस आई, उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पूरी डिफॉर्म हुई, लेकिन जब वो वापस आई तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा डिफॉर्म भी नहीं हुई है। व्हाट आई मीन टू से कि वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक भी नहीं है लेकिन वो इलास्टिक भी नहीं है। तो हम उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं प्लास्टिक, यानी हमने बॉल को दीवार पे मारा, उससे अपना शेप चेंज किया, कंप्रेस हो गई पूरी, जब वापस आई तो वो थोड़ा एक्सटेंड किया, यानी थोड़ा ओरिजिनल शेप में है, लेकिन कम्प्लीटली ओरिजिनल शेप में नहीं आई। इसका मतलब है कि ना ही वो इलास्टिक है ना ही वो इनइलास्टिक है, इसका मतलब वो प्लास्टिक है। यहाँ तक समझ आ गया। सो मूव अहेड। अ स्प्रिंग प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन व्हेन अ लोड इज अटैच। जो स्प्रिंग होता है, जो आपके घरों में होता है स्प्रिंग, आप उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, जो आप उसको एक्सटेंड कर देते हो जब आप उसके नीचे कोई लोड लगाते हो। लाइक फॉर सपोज मैंने उसके नीचे कोई भारी बॉल को या भारी सब्सटेंस को अटैच कर लिया, तो अब वो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होना शुरू होगा, उसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। हुक्स लॉ समझना भी बहुत ज़रूरी है, एंड येस यू नीड टू नोट द डेफिनेशन, जो कि आपको B1 या B2 मार्क्स की आती है। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू द लोड एज लॉन्ग एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज़ नॉट बीन रीच्ड। इसका क्या मतलब है कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जो ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन बढ़ रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू द लोड। कि आपने अगर भारी लोड लगाया है तो वो ज़्यादा फोर्स दे रहा है, उसकी वजह से एक्सटेंशन ज़्यादा होगी। अगर आपने कम लोड, छोटा लोड लगाया है तो उसकी वजह से फोर्स कम होगी और उसकी वजह से एक्सटेंशन भी कम होगी। ओके, एज लॉन्ग एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज़ नॉट बीन रीच। ये याद रखना ज़रूरी है कि हुक्स लॉ ने ये कहा है कि ये सिर्फ तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब तक हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच नहीं कर जाती। What is limit of proportionality? Okay, limit of proportionality is a point beyond which the extension is no longer proportional to the force. ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके बाद अगर जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक बात पहुंच गई, यानी वो जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड करता जा रहा है ड्यू टू द मोर लोड, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और आप नोट करोगे ये चीज़ कि
एक्सटेंशन बहुत ही बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने बहुत भारी लोड लगा दिया। तो अगर वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर गया तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस करने के बाद ये वो पॉइंट है कि जिसके बियॉन्ड विच द एक्सटेंशन इज़ नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा, स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, यानी परमानेंटली उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप उसको छोटा भी करना चाहोगे, ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाओगे, तब भी वो नहीं जाएगी। यानी कि हमारा स्प्रिंग अब परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, परमानेंटली इनइलास्टिक हो गया। तो इलास्टिसिटी सिर्फ तब तक ही हमारे पास मौजूद होती है जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस कर गया, जो कि एक पॉइंट होता है कि जिसकी आपने उस पॉइंट से अगर ज़्यादा फोर्स दे दी तो वो ज़्यादा एक्सटेंड करेगा और उसके बाद वो अपनी डायरेक्ट पोजिशन में नहीं आएगा। ठीक है, हम इसे प्लास्टिक भी कहते हैं, इनइलास्टिक भी। प्लास्टिक कैसे कि वो अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो वो एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन नहीं होगी, फिर वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, यानी कि पूरा अपने ओरिजिनल पर नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफॉर्म रहेगा, उसे हम प्लास्टिक कहते हैं। या फिर वो परमानेंटली इनइलास्टिक हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, तो हम उसे इनइलास्टिक कहते हैं। ठीक, F इज इक्वल्स टू के ई, वेयर द के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कभी कभार आपको मालूम करने को दिया जा सकता है इन द क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको फोर्स और एक्सटेंशन दी हुई होगी, वेयर द ई इज एक्सटेंशन। और कभी कभार स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईदर द फोर्स और द एक्सटेंशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज इट इज़ 1/। अच्छा, ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है बाय द वे, ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है फॉर सीरीज एंड पैरेलल। मूविंग अहेड नाउ, अंडरस्टैंडिंग द यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। इट इज़ अ मेजर डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सेटअप अरेंजमेंट एज डायग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। यंग्स मॉड्यूलस में अब आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको एंड ऑफ वायर क्लैम्प्ड बिटवीन वुडन ब्लॉक। ठीक है, आपको पूरा एक बेंच के ऊपर एक वुड रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उसको आपने क्लैम्प कर लिया। ठीक है, ताकि वो मूव ना करें। दूसरी जगह आपने क्या है, द मार्कर ऑन द वायर यूज टू हेल्प मेजर द एक्सटेंशन की कितनी एक्सटेंशन हो रही है यहाँ पर। और आपके पास एक पुली भी है। अच्छा, ये आपको पेपर 3 में दिया जा सकता है एक्सपेरिमेंट। यस, यू नीड टू परफॉर्म इट, अगर आपको दिया गया होगा। पुली क्लैम्प टू बेंच, ऑब्वियसली आपको उसको भी क्लैम्प करना है। क्लैम्प इसलिए करते हैं हम ताकि वो चीज़ अपनी जगह पर फिक्स रहे, कहीं मूव ना करे, क्योंकि अगर वो मूव करेगी तो ऑब्वियसली एरर कॉज होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पेपर 3 टू राइट डाउन, कि आपको ये नोट करना है कि एरर ना हो। ठीक है, एंड यू हैव द वेट, यानी आपने लोड लगाया हुआ है, एंड द एंड ऑफ वायर क्लैम्प बिटवीन द वुडन ब्लॉक्स, आपने इसके बीच में भी जो है वो क्लैंप लगाया हुआ है। ठीक, अब ये पूरा जो सिस्टम है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि आप ये इस लोड को छोड़ोगे और उस लोड को छोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हो, अटैच वेट टू एंड ऑफ वायर एंड मेजर द एक्सटेंशन। अब आपने उसको छोड़ दिया तो जो वेट है वो नीचे चला गया। अब हुआ क्या है कि आपने, क्योंकि वुडन ब्लॉक को जो है वो वुडन ब्लॉक को आपने क्लैंप पे लगाया था तो वो वहीं पर ही फिक्स है, यानी वो मूव नहीं कर रही। लेकिन जो आपने वायर यूज़ किया है ये एक्सटेंड करेगा। तो आपको यहाँ पे एल भी दिखाई दे रहा होगा, एक्स भी दिखाई दे रहा होगा। जो एल है हमारे पास दैट इज़ द ओरिजिनल पोजीशन एंड द एक्स इज़ द एक्सटेंशन। तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज आती है, एक स्ट्रेन और एक होता है स्ट्रेस। तो आपको वो दोनों मालूम करनी होगी यहाँ पर फॉर फाइंडिंग आउट द यंग्स मॉड्यूलस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक सिनेरियो समझ आ गया, पूरा सेटअप किया और फिर आपने मार्क लगा दिया कि यहाँ तक इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और उसके बाद जितना इंक्रीज़ किया आपने वो एक्सटेंशन काउंट कर ली। एक्सटेंशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एंड ओरिजिनल लेंथ वॉज एल। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं। स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज सेम एज द प्रेशर। ठीक है, इट इज़ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एक ऑब्जेक्ट के एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल उसकी तरह है, प्रेशर की तरह है। इसका फॉर्मूला भी सेम है। स्ट्रेस का जो आप ऐसा ही स्ट्रेस का आप जो सिंबल यूज़ करते हो वो होता है सिग्मा, विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और ये हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे न्यूटन इज़ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर स्क्वायर इज़ ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। या फिर आप इसको पैस्कल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, हैंस इसका ऐसा यूनिट भी सेम होगा विच इज़ पैस्कल्स। स्ट्रेन क्या होता है। इट इज़ अ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। और इसका आप जो है उसको कैलकुलेट इस तरह करते हो, ई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल, एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। क्योंकि मीटर मीटर है दोनों तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सो इट डोंट हैव एनी यूनिट। ठीक है,
यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अगर किसी ने रेट बोला है या रेट ऑफ चेंज ऑफ या इस तरह का कुछ, तो वो ऑब्वियसली मार्क्स कट होंगे। यू नीड टू नो द व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रेशियो। हम रेशियो लेते हैं या रेट, अलग अलग चीज़ें दोनों, इनको एक साथ मिलाकर कंफ्यूज नहीं कर देना। यंग्स मॉड्यूलस इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। इसका मतलब ये कि मैंने बताया कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो है फोर्स अपॉन एरिया, और हमारे पास जो स्ट्रेन है वो है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास यंग मॉड्यूलस का आंसर आ जाएगा। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जहाँ स्ट्रेस हमारे पास ही फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन था हमारे पास एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसको अगर हम फाइनल आंसर में लिखेंगे तो इट विल बिकम द यंग मॉड्यूलस फाइनल फार्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन। ऑलराइट, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर हम देख लें तो हमें यहाँ पर बताया हुआ है। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन का ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस एक्स वाई एक्सिस पर है और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर है। आपको इलास्टिक लिमिट दी हुई है, यू नो इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रीजन दिया हुआ है। यानी अगर आप इतनी फोर्स लगा रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो इतनी स्ट्रेन पर, तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जितनी आप फोर्स लगा रहे हो, जितनी आप एक्सटेंशन दे रहे हो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर ये इलास्टिक लिमिट जो क्रॉस कर गया, अगर ये इलास्टिक लिमिट को हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और द इलास्टिक लिमिट, अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर उसके बाद सारा रीजन प्लास्टिक है, यानी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में एग्जैक्टली नहीं आएगा। यानी कि वो डिफॉर्म होने के बाद दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, वो स्लाइटली चेंज होगा, स्लाइटली डिफॉर्म हो जाएगा, तो उसे हम प्लास्टिक कहते हैं। ऑलराइट, नाउ देयर इज़ अ ब्रेकिंग पॉइंट। इस ब्रेकिंग पॉइंट के बाद भी अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इनइलास्टिक है, जैसे आप कांस्टेंट लाइन देख रहे हो कि अब वो वापस नहीं आएगा, अब वो इनइलास्टिक हो गया, कम्प्लीटली डिफॉर्म हो गया। तो हम इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स शोइंग द यंग मॉड्यूलस। एंड एट द लास्ट थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड द स्प्रिंग रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर आपने एक स्ट्रिंग को बहुत सारी फोर्स दी, लेकिन जब आप वो फोर्स हटा दोगे, उसे कोई फोर्स नहीं दोगे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसका मतलब वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई थी उसमें, यानी वो इलास्टिकली डिफॉर्म हुआ था। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव द स्प्रिंग डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी वो किसी हद तक तो अपनी पोजीशन गेन करेगा, लेकिन कम्प्लीटली ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आएगा। ओके, तो हम इसे प्लास्टिक कह रहे हैं। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि वो डिफॉर्म होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या, वो बैक ही नहीं आया, वो उसी पोजीशन में रह गया, ठीक है। इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर कॉजिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम इलास्टिक लिमिट को भी कह सकते हैं, और वो लिमिट भी कि हमारे पास जो ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा था, ठीक है। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ अगर समझते हैं, क्योंकि आपको ये ग्राफ भी दिया हुआ होता है, दिस शोज यू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसके अबव अगर आप चले जाओगे तो फिर ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाएगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, एज वी हैव डिस्कस्ड। तो इसका ग्रेडियंट हमें क्या शो कर रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन। द एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन और वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ डिफॉर्म इलास्टिकली, ठीक है। सो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स वर्क डन विच इज़ इक्वल्स टू हाफ ओवर एफ एक्स, ठीक है। यानी हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन, या फिर हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हाफ के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप एनर्जी या वर्क डन मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। वी यूज़ दिस टू फार्मूला फॉर द वन ऑफ एनर्जी वी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें जब भी कैलकुलेट करनी होगी, हम ये दो फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है या स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। सो टिल दैट इट्स हियर, और आई नो कि मैं बहुत लंबा बहुत तेज़ी से चैप्टर लेके गया हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये चैप्टर यहीं पर ही था, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। छोटा चैप्टर है, जस्ट डू ट्राई टू सॉल्व पास योर क्वेश्चंस अबाउट इट। और अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आपके लिए, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।